डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी तुम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हो। आज पुनः मैं उसकी पुनरावृत्ति करा दे रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें समतल एवं चिकनी पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो वो कुछ नियमों को मानते हुए परावर्तित हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित होती है पुनः उसी दिशा में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस पर हम थोड़ा गौर करेंगे। मान लीजिएगा एक परावर्तक सतह है, यहां पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। पुनः इस पृष्ठ से यह परावर्तित हो रही है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन का कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन का कोण। तो पहला नियम है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे पुनः इस प्रकार समझा जा सकता है
ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है आपतन का कोण, तथा ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है परावर्तन का कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। और ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसमें डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तत्व होते हैं। इसको प्रैक्टिकल पर हम लोग प्रयोग करके देखते हैं और तीनों रेखाओं को हम लोग एक कागज पर ही प्रदर्शित कर देते हैं, जिससे साबित होता है कि ये परावर्तन विलंब सत्य है। आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं अब कि गोलीय दर्पण क्या है, इसे कैसे बनाते हैं हम। गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में हम लोग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक जिनके परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्केव मिरर, तथा जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि आखिर ये कॉन्केव मिरर किस प्रकार हम लोग बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। इसे नोट डाउन कर लो। अब हम एक ऐसे खोखले गोले की कल्पना करें जिसका बाहरी सतह पॉलिश किया हुआ है, कलई किया हुआ है। और उसके किसी एक भाग को इस यहां से काट लो, तो ये जो कटा हुआ भाग होगा ये अवतल दर्पण होगा। इस जो हम कल्पना किए इस खोखले गोले का, इसका एक केंद्र होगा। तो इस स्थिति में इसको कहते हैं हम लोग गोले का केंद्र। लेकिन अब इस गोलीय दर्पण की स्थिति में जिसका यह भाग है, इसके केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता का केंद्र। यहां पर इसके खोखले गोले का हम लोग केंद्र कहते थे, लेकिन अब इसे अवतल दर्पण जो बनाया गोलीय दर्पण का एक भाग, उसके केंद्र को हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र से ये जो गोलीय दर्पण हमारा बना, इसको मिलाने वाली
जो रेखा की दूरी है इसके ज्यामितीय मध्य भाग मध्य भाग को हम लोग ध्रुव कहेंगे। इसे P से डिनोट किया जाता है ध्रुव, और वक्रता केंद्र को हम लोग C से डिनोट करेंगे, C से निरूपित करेंगे। तो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी हुई उसको हम लोग कहेंगे वक्रता की त्रिज्या। फिर से एक बार समझो, ये जो हम लोग खोखले गोले का जो कल्पना किए जिसका एक भाग ये हमारा अवतल दर्पण बना, गोलीय दर्पण बना, तो इसका जो केंद्र था उसको तो हम लोग कहते थे गोले का केंद्र, लेकिन अब ये जो इसको एक काल्पनिक जो बनाएंगे हम लोग इसका गोला, इसका जो केंद्र होगा उसको हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र, और इस दर्पण का जो ये भाग है ज्यामितीय इसके मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहेंगे, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी उसको वक्रता की त्रिज्या कहेंगे। और इसे हम लोग R से निरूपित करेंगे, वक्रता की त्रिज्या को हम लोग R से निरूपित करेंगे, R से। अब ये जो अब हम कल्पना करें कि इस वक्रता के ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे, और इसके समांतर जो किरणें आपतित होंगी इस दर्पण पर, वो इस दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरणें एक खास बिंदु से होकर गुजरेंगी जिसे हम लोग नाभि कहेंगे। जितने भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष से समांतर, वो परावर्तन के बाद एक खास बिंदु से होकर के गुजरेंगी जिसे हम लोग नाभि कहेंगे, और फोकस या नाभि, और नाभि और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग नाभ्यांतर या फोकसांतर कहेंगे। अंग्रेजी में इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। तो आइए हम अब इसे डिफिनीशन के रूप में लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ध्रुव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं पोल। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे P से निरूपित किया जाता है। इसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़े
मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाले अक्ष को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नाम या इसे इंग्लिश में फोकस भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक खास बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे नाभि कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन, दर्पण मतलब आवर्तन दर्पण से मतलब है, बोलिए दर्पण का जो बात है एक रूप है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक खास बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसे नाभि कहा जाता है। हो गया? ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं नाभ्यांतर या फोकसांतर, जिसको अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं। नाभि और ध्रुव
बीच की दूरी को नाभ्यंतर या फोकसांतर कहा जाता है। यहाँ FP बराबर फोकसांतर। नाभि F और ध्रुव P के बीच की दूरी को नाभ्यंतर या फोकसांतर कहा जाता है। यहाँ FP की जो दूरी है बराबर फोकसांतर के बराबर है। इसे A छोटा f से निरूपित किया जाता है। छोटा f से निरूपित किया जाता है। इसे छोटा f से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर इस दर्पण को हम AP नाम दें, AP, तो AP की जो दूरी है उसे हम द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, तो द्वारक ये पर्चर, अंग्रेजी में इसे ये पर्चर कहा जाता है। दर्पण या उसको ये कहें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह का, अवतल और अनुतल। उसका जो ये भाग हुआ इसका लेंथ वो एपर्चर कहलाएगा। गोलीय दर्पण की लंबाई हम लिखते हैं AP से, को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। द्वारक एपर्चर, गोलीय दर्पण की लंबाई यहाँ AP को, ये जो AP हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम उत्तर दर्पण को समझ सकते हैं। ये जो है हम लोग, ठीक है, अब इसे हम मिटाते हैं। तो अवतल दर्पण में हम क्या किए कि एक खोखले गोले का कल्पना किए। हम लोग उत्तल दर्पण में खोखले गोले का ही कल्पना करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका भीतरी सतह कलई हुआ, पॉलिश किया हुआ है। इसमें इसका भीतरी सतह कलई किया हुआ है। उसमें क्या था, अवतल दर्पण में हम लोग कल्पना किए थे खोखले गोले का बाहरी भाग कलई किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। इसमें इस खोखले गोले का भीतरी भाग पॉलिश किया हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं। तो काटने के बाद जो हमारा ये इसका भाग मिला, जो इसका अंश मिला, ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल
दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसमें परावर्तक सतह क्या उठा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। और दर्पण में क्या था, उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था, यहाँ से परावर्तित हो रही थी किरणें, यहाँ से अब क्या होगा, ये यहाँ से किरणें परावर्तित होंगी उठा हुआ भाग से, उथला भाग से, और इसलिए कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे फिर हम लोग समझ सकते हैं इसके बारे में भी, ठीक है, नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने। अब इसको हम मिटाते हैं। इसको हम इस रूप में भी बना सकते हैं, ये हुआ। ठीक उसी प्रकार से इसका नाम अगर हम AP दें तो ये AP मेरा एपर्चर होगा, द्वारक होगा, ठीक। और इसका ज्यामितीय मध्य भाग क्या होगा, ध्रुव होगा। P से इसको नोट करेंगे। अब इसमें जो किरणें आएंगी, ये आपतित किरणें, तो यहां तो पॉलिश से यहां नहीं जाएंगी, इसी सतह से जो परावर्तक सतह यहां से परावर्तित हो जाएगी। और यहां पर एक आती, यहां पर किरणें जो है एक खास बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगी। जो परावर्तित किरणें हैं तो हम लोग को एक खास बिंदु से आते हुए प्रतीत होंगी काल्पनिक रूप से। तो ये जो है यहाँ पर F हुआ, यहाँ पर इसको हम लोग नाभिक कहेंगे। उसमें क्या है, किरणें जो है एक खास बिंदु से होकर गुजर रही थी वास्तविक रूप से, उसे हम लोग अवतल दर्पण का नाभिक कहते थे। यहाँ पर ये जो है आपतित किरणें यहाँ से परावर्तित हो गई परावर्तक सतह से, और एक खास बिंदु से इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब काल्पनिक रेखा है। तो ये यहाँ से बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती होंगी, और ये जो है हम इसको नाभिक कहेंगे। और ये जो दर्पण है हमारा, जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को इसका क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और फिर उसी तरह से वक्रता केंद्र और नाभि के बीच की दूरी को वक्रता के त्रिज्या, जिससे हम लोग R से निरूपित करते हैं। क्या चीज से, R से निरूपित करते हैं। फिर उसी तरह से इसका ध्रुव और नाभि के बीच की दूरी को हम लोग नाभ्यांतर कहेंगे, पुरुषांतर कहेंगे, और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता की त्रिज्या कहेंगे। अब हम अगले क्लास में इस दोनों दर्पणों से, अवतल और उत्तल दर्पणों से किस स्थिति में बिंब रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज मैं इस कक्षा को, इस वर्ग को अभी यही समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना अध्ययन करके जो आपको कमियां होगी, जो दिक्कतें होगी, उसको अगली क्लास में पूछेंगी, मैं उसको बताऊंगा और हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।